नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। हमने लास्ट वीडियो में ये चर्चा करी थी कि हम एक बहुत ही पावरफुल वीडियो इन्वेस्टिंग पे बनाएंगे, इंश्योरेंस पे बनाएंगे कि कैसे हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को देखें कि हम कहां पैसा डालें। हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालें, हम बैंक की एफडी करें, या हम किन पॉइंट्स पे ध्यान रखते हुए ये समझ पाए कि आज पैसा कहां डालना चाहिए, क्या रिटर्न आएगा, क्यों सही है, कोई पैसे का मुझको रिटर्न आ रहा है वो सही है या नहीं है, या क्या किस जगह में डालता, मैं प्रॉपर्टी में डाल देता पैसा। हमें हमारे क्या मापदंड होने चाहिए जिससे हमको ये पता चल जाए कि पैसा जो हम डाल रहे हैं वो किस एंगल से हम डिसाइड करें कि कहां डालें। क्योंकि कई बार लोगों से मिलने के बाद मुझको ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल देता तो बहुत ही अच्छा रहता, मैं अगर बैंक की एफडी कर देता तो बहुत अच्छा रहता, मैं एलआईसी के में डाल देता तो बहुत अच्छा रहता। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं जो अगर कोई भी आदमी उनको समझ ले अगर पॉइंट्स को, तो उसको बहुत इजीली डिसाइड कर सकता है कि मैं क्यों कहीं पर भी पैसा डालूं। मैं अपनी बात 7 पॉइंट्स के अंदर खत्म करूंगा। इन 7 पॉइंट्स को अगर हम समझ लेते हैं तो हमको क्लियर हो जाता है, बहुत सारी चीजें हमको क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर हम करते हैं तो उसके अंदर 2-3 चीजें हमको देखनी होती है। अगर हम सबसे पहला पॉइंट अगर अपना देख के चले तो वो है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर आरबीआई की बैंक को पैसा देता है, जिस रेट पर अगर कोई भी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, कोई भी कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रही है तो उसका रेपो रेट डिक्रीज होता रहता है, और उसकी प्रोग्रेस का मापदंड जितना रेपो रेट कम होता चला जाएगा उस कंट्री के अंदर प्रोग्रेस होती चली जाएगी। नंबर 1, अगर हम ये देख के चलें कि 2000 के अंदर इंडिया के अंदर रेपो रेट क्या था, तो दैट वाज 14.5%। उसके बाद 2011 में रेपो रेट वो 8.5% था। धीरे धीरे रेपो रेट 2020 के अंदर अप्रैल के अंदर 4.4 था। आज 2020 के अंदर राइट नाउ करंट ड्यूरिंग कोविड 3.5 है। 3.5 का रेपो रेट ये जस्टिफाई करता है कि रेपो रेट लगातार गिर रहा है। रेपो रेट का लगातार गिरना ये जस्टिफाई करता है कि इंडिया एक प्रोग्रेसिंग कंट्री है, प्रोग्रेस हो रही है, लगातार हो रही है। यानी अगर इंडिया को आगे प्रोग्रेस करनी है तो रेपो रेट डेफिनेटली नीचे जाएगा और इंटरेस्ट रेट सिनेरियो फिर से कम होता जाएगा। अब समझ लेते हैं कि रेपो रेट का आपसे क्या लेना देना है। सबसे पहले एफडी का रेट जो बैंक के अंदर होता है वो रेपो रेट प्लस 1%, ये बैंक की एफडी का रेट होता है। अगर आप देखें तो बैंक की एफडी का रेट कभी 13% हुआ करता था, आज की डेट में बैंक की एफडी का रेट 5.5% आ चुका है। तो 4.5 प्लस 1 5.5% का रेपो रेट, 5.5% का एफडी का रेट हो गया, 4.5% का रेपो रेट है। जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस करेगी रेपो रेट गिरेगा और बैंक का इंटरेस्ट रेट गिरता जाएगा। लोन जो हम कहीं से भी लोन लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है, जो बेसिक रेपो रेट है उसके ऊपर 2 से 3% और ऐड कर दीजिए, वही लोन का रेट होता है। जब भी रेपो रेट गिरेगा, कोई कंट्री प्रोग्रेस करेगी तो रेपो रेट गिरेगा, रेपो रेट गिरेगा तो इंटरेस्ट रेट भी गिरेंगे, प्लस 1% के अंदर रहेंगे वो। दूसरा, लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिरेंगे। ये मेरा पहला पॉइंट रहा रेपो रेट के लिए। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो आपको रेपो रेट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यूएसए का रेपो रेट देखें तो दैट इज 1.5%, और अगर हम चाइना का देखें दैट इज 4.15%, जर्मनी का 0%। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी कंट्रीज के अंदर ये प्रोग्रेसिंग कंट्रीज हैं, तो इसके अंदर रेपो रेट कम है। दूसरा हम पॉइंट लेते हैं आपका किसी भी इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए टैक्सेशन का। कई बार हमसे लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप पैसा, आपने कहा एलआईसी में पैसा डालना चाहिए, इसमें मुझको क्या मिलता है, मुझको कोई फायदा नहीं है, मुझको वहां रिटर्न ज्यादा मिलता है, मुझे यहां रिटर्न ज्यादा मिलता है। हम समझ लेते हैं रिटर्न की कैलकुलेशन हम में क्या गलती करते हैं। सपोज मैं मान लेता हूं मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो 20 लाख रुपए साल की इनकम जनरेट करता हूं, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। हमें समझने के लिए 2 पार्ट्स में देखना होगा कि कोई भी रिटर्न जो आता है वो प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स होता है। हमने कहा भाई मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं बैंक में चला जाता हूं और एफडी कर देता हूं। बैंक एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट में मान लेता हूं 6% का। अगर 10 लाख रुपए मैंने जमा कराया तो 60,000 रुपए का इंटरेस्ट भरा। उस 60,000 के ऊपर मुझे 30% के, क्योंकि मैं ब्रैकेट में हूं तो टैक्स भी भरना होगा, 18,000 मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनी। आपका नेट रिटर्न मुझको क्या आया 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 42,000 रुपए, यानी नेट रिटर्न मुझको क्या आया निकल के पोस्ट टैक्स दैट इज 4.2%।
आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 4.2% का रिटर्न। अब यही हम मानते हैं कि हमने यही पैसा उठा के एक इंश्योरेंस पॉलिसी में डाल दिया। इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक लॉ लगा हुआ है 1010D, ये एक सेक्शन है, इसको बदला नहीं जा सकता। 1010D सेक्शन क्या कहता है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, जो भी वो 100% टैक्स फ्री होता है पैसा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स। तो थोड़ा सा आप पेपर और पेन से अगर आप इसको करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि भाई हम कितना पैसा हमको मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। हम ऐसे ही सुपरफिशियली ना सोचें हाँ इतने % रिटर्न है, यहां इतने % रिटर्न है। तीसरे पॉइंट पर मैं आता हूं, कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम आज इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया में 2 ही लोग कैपिटल प्रोटेक्शन देते हैं, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई रेगुलेटिंग बॉडी है, वो उसको कैपिटल प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम फिलहाल की बात देखें म्यूचुअल फंड्स के अंदर, डेब्ट फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। क्या हाल हुआ डेब्ट फंड का, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, वो आप न्यूज में डाल के देख सकते हैं। डेब्ट फंड वो फंड होता है जो एक ऐसा फंड होता है जिसके अंदर माइनस में जाने के ना के बराबर चांस होते हैं, पर डेब्ट फंड के अंदर 1 लाख के मात्र 3 महीने के अंदर 9,000 रुपए, ये डेब्ट फंड की हालत है। दूसरा, अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो अभी एक कोऑपरेटिव बैंक, जस्ट अभी ड्यूरिंग कोविड एक कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल दिवालिया घोषित हो गया। उसके अंदर कैपिंग लग गई कि आप सिर्फ इतना ही पैसा 5 लाख रुपए तक का ही निकाल सकते, बाकी पैसा आप नहीं निकाल सकते। यानी इन दोनों जगह पर अगर हम देखें तो इन दोनों जगह में बुराई कुछ नहीं है, पर कैपिटल प्रोटेक्शन यहां पर नहीं मिली। वहीं जब आप पैसा LIC के अंदर डाल रहे हो तो वो 100% गवर्नमेंट गारंटी की बात है। कोविड के दौरान के अंदर भी LIC ने 17 क्लेम लगभग सेटल करे, 17 क्लेम्स जो कि कोविड के क्लेम्स थे। कैंसर कवर के 2 मेरे सामने क्लेम्स आए जो कि सेटल हुए। इसी दौरान सारे मनी बैक मैच्योरिटीज बहुत लोगों की आई, वो सब LIC ने पे करी। तो दैट मीन्स कि एक कैपिटल प्रोटेक्शन थी। ऐसे एडवर्स स्थिति के अंदर चाहे सबने हाथ खड़े कर दिए, LIC पेमेंट करती रही। मेरा यह मानना है आने वाला समय वो वेल्थ प्रोटेक्शन का ज्यादा होगा, वेल्थ क्रिएशन का कम होगा। वेल्थ प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगी वेल्थ क्रिएशन से भी ज्यादा। दूसरा, हम किसी भी कंपनी में अगर पैसा डाल रहे हैं तो हमको क्या चीज देखनी चाहिए, हम क्या देखें उसके अंदर, बैंक में LIC में हम क्या देखें। किसी भी कंपनी को पैसा डालते हैं तो हम सबसे पहले देखें कैश रिच। कंपनी के पास इतना पैसा हमेशा रहना चाहिए कि वो पैसा आपको रीपे कर सके। दूसरा, वो कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए। डेब्ट मींस कर्ज मुक्त होनी चाहिए वो कंपनी, उसमें कोई कर्जा ना हो। मैं नहीं समझता LIC तो पैसा देती है, कोई कर्जा नहीं है। दूसरी, एक तीसरी चीज, ऐसी चीज जिसके पास 100% फाइनेंशियल या कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी जो कंपनी देती हो, ऐसी कंपनी। ये तीनों क्वालिटी में LIC में देखता हूं, और 1956 से लेके आज तक हर साल LIC कैपिटल प्रोटेक्शन देती आई है, लगातार दे रही है। और इस समय भी जब एडवर्स स्थिति में पूरा वर्ल्ड क्राइसिस के अंदर था तभी भी कैपिटल प्रोटेक्शन दे रही है। मेरा चौथा पॉइंट है गारंटीड रिटर्न। हम समझ लेते हैं, कई बार हम कहते हैं कि भाई यहां मैं पैसा डाल दूं, मैं वहां डाल दूं, ठीक है, पर यहां मेरे को अगर मैं पोस्ट ऑफिस में डालता हूं वहां 6% 7% का रिटर्न है, वहां 4% का रिटर्न है। मैं एक चीज आपसे कहता हूं, हम लॉन्ग टर्म गोल्स की अगर बात करें, जैसे रिटायरमेंट हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, अब इस तरह के जो गोल्स हैं वो शॉर्ट गोल्स हैं, श्योर इवेंट्स में इनको मान के चलता हूं कि ये तो होने ही होने हैं। रिटायरमेंट मेरा अगर 60 पे आना है तो वो आना ही आना है। बच्चों की मैरिज अगर 25 पे होनी है तो वो होनी ही होनी है। बच्चों की एजुकेशन जिस समय आनी है वो आनी ही आनी है। LIC में अगर हम देख के चलते हैं तो आपके श्योर इवेंट्स के लिए ये एक श्योरिटी हो जाती है, गारंटी हो जाती है कि इस वक्त इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसा डाउट नहीं होता कि शायद मिलेगा, आपको पैसा मिलता ही मिलता है। श्योर शॉर्ट की गारंटी हो गई। अगर वही पैसा उठा के हमने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया जो हमारा श्योर इवेंट का पैसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना कुछ गलत है, पर मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं, उसका पर्पस वेल्थ क्रिएशन का कुछ और हो सकता है। पर हर लोगों के लिए हर प्रोडक्ट नहीं बना होता, हर आदमी एक ही तरह से चीजों को नहीं सोचता।
LIC के अंदर गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल जीवन शांति एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक 60 साल के बंदे को ये गारंटी कर देता है कि हम इतनी पेंशन आपको दे रहे हैं, और ये पेंशन कब तक देंगे, जब तक जिंदगी है तब तक देंगे हम आपको। एक भी बार ये पेंशन हम कम नहीं करेंगे, चाहे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी हो जाए। अगर आज बैंक का रेट 6% है, जीवन शांति आपको 6% की रिटर्न दे रही है। 6% के रेट पर जीवन शांति ये कहती है कि पूरी जिंदगी भर हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि जब तक आपकी लाइफ रहेगी 6% का इंटरेस्ट कम नहीं होगा कभी भी। हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जो आपको 6.5% का रिटर्न आपको दिखती हो, पर मैं आपको ये बोलूंगा उसका टाइम देखिए, वो 4 या 5 साल के लिए ही गारंटी करेगी या 10 साल के लिए भी गारंटी करना मुश्किल होता है उनके लिए। तो आप ये देख के चलिए, कोई भी ऐसी जगह जो इंटरेस्ट को लॉक कर रही है पूरी जिंदगी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो श्योर इवेंट के लिए। हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, लिक्विडिटी। ये मेरा 5वां पॉइंट है। कई बार मुझको लोग मिलते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि भाई आप जो पॉलिसी बताते हो हमको लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, हम पैसा अगर FD में डालते हैं तो मैं जब चाहे पैसा निकाल लूं, इस तरह की बातें हमको बताते हैं। अब हम जरा देख लेते हैं कि हम किस तरह से लिक्विडिटी क्या होनी चाहिए, लिक्विडिटी का मतलब क्या है। लिक्विडिटी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, अगर आज हम कोई भी इवेंट या कोई भी प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर हमने प्लानिंग करी कि 15 साल के बाद मेरा रिटायरमेंट है, मुझको ये पैसा मिलना चाहिए, इसी दौरान बीच में मुझको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो मुझको पैसा मिल जाए, पर पैसा तो मिल जाए पर मेरा गोल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ऐसा ना हो कि 15 साल के बाद वो गोल खत्म हो जाए और अभी मुझे लिक्विड पैसा मिल जाए। मेरे पैसे की लिक्विडिटी इतनी होनी चाहिए कि जितने पैसे की मुझको जरूरत है उतना पैसा मुझको मिल जाए। ये ना हो कि मेरा गोल ही डिफीट हो जाए, जो मैंने अल्टीमेटली अपना गोल बनाया था वो डिफीट हो जाए। LIC की पॉलिसी के अंदर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो देखिए, आपका पॉलिसी बॉन्ड ही सफिशिएंट है, कोई डॉक्यूमेंट्स की हमको जरूरत नहीं है, हमको कोई प्रोसेसिंग फीस हम नहीं लगाते, हमको कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम 2 दिन का होता है लोन पास कराने के लिए, हमारे लोन में कोई भी EMI नहीं भरनी होती। अगर आप बाहर से कोई भी लोन लेंगे तो उसके अंदर EMI भरनी पड़ेगी। हमारा लोन लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होता है और कोई भी रीपेमेंट का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि उस लोन को आप कभी भी अपनी मैच्योरिटी से भी डिडक्ट करवा सकते हैं। और प्री डिफाइंड लोन प्री डिफाइंड होता है कि अगर आपको 5 साल के बाद चाहिए तो इतना हम लोन दे देंगे, 10 साल के बाद देंगे तो इतना लोन दे देंगे हम आपको। तो आप देख के चलिए, बिना किसी आपके 15 साल के बाद जो आपने गोल डिसाइड किया है उसको डिस्टर्ब करे बिना हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो लिक्विडिटी वाले पॉइंट को अगर हम देख के चलते हैं तो ये भी हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब हम आते हैं मेरा 6ठा पॉइंट, एक ये रिड्यूस्ड पेड अप का। कई बार हमारे मन में ये बात आती है कि भाई अगर मैं नहीं भर पाया तो मैं क्या करूं, मैं पैसा निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता। मान लीजिए लाइफ में कोई ऐसी कंडीशन आ भी गई कि मुझको 10 साल बीते और 10 साल के बाद मैं कहता हूं मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कतों में आ चुका हूं और मुझको पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है तो आप पैसा निकाल सकते हैं ना, आप पॉलिसी का कंप्लीट पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप नहीं निकाल सकते, ऐसा तो नहीं है कि आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, आपका टाइम 15 साल का था, ऐसी बहुत ही बड़ी जरूरत आ गई, आप लोन भी नहीं लेना चाहते, आपको विड्रॉल ही करना, तो आप कर सकते हैं विड्रॉल। अगर हम अपने लास्ट पॉइंट पर देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, इन्फ्लेशन। कभी कभी लोग मुझको मिलते हैं, वो कहते हैं आपकी पॉलिसी इन्फ्लेशन कवर नहीं करती, आपकी पॉलिसी में ये मैं कहीं बैंक में या FDs में या पोस्ट ऑफिस में डालता हूं मुझको कुछ ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। अगर मैं समझ के चलता हूं कि वो रिटर्न क्या गलती करते हैं कैलकुलेट करने में, अगर आज हम 1 लाख रुपए हर साल 10 साल तक भरते हैं और 20 साल के बाद वो पैसे की वैल्यू 20 लाख हो जाती है, तो ये रिटर्न आता है 6 से 7%, जो LIC की हर एक पॉलिसी दे रही है। हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि मैंने 10 लाख दिए और हमको मिला क्या। 10 लाख आपने एक साथ तो नहीं दिए, आपने उसको डिवाइड करके पार्ट्स में दिया है। अगर आपने डिवाइड करके पैसे को दिया है तो उसका रिटर्न 6 से 7% अगर आ रहा है तो ये रिटर्न आता है। वो 4 गुना तो नहीं हो जाएगा पैसा। हाँ, आपने एक साथ दिए होते तो रिटर्न अलग आता, आपका डेफिनेटली अलग आता। तो आप कहीं पर सिंगल इन्वेस्टमेंट को रेगुलर इन्वेस्टमेंट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। LIC की हर पॉलिसी की IRR 6 to 7% आ रही है, जो कि FD से बहुत ज्यादा है। तो ये हम कह ही नहीं सकते LIC की पॉलिसी कोई भी इन्फ्लेशन बीट नहीं करती। दूसरा, अगर हम देखें कि अगर हम एक छोटी सी चीज का एग्जांपल लेते हैं, हमने एक वड़ा पाव 1990 के अंदर देखें तो उसका रेट 1 रुपए था वड़ा पाव का।
आज की डेट में वड़ा पाव 15-20 रुपए का आता है। अगर हम ये मान लें, क्या हम ऐसा मान सकते हैं वड़ा पाव 9.5% के इन्फ्लेशन रेट से बढ़ता जा रहा है और 30 साल के बाद वड़ा पाव का रेट 228 रुपए हो गया। अगर 15 रुपए की चीज को 9.5% से इन्फ्लेट करते रहे लगातार तो 228, अगर वड़ा पाव 228 रुपए का हो जाएगा आज से 30 साल के बाद, तो कोई इसको बेचेगा नहीं, क्योंकि उसका कोई खरीदारी कोई नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा बड़े पाव का? 60 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, 75 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। तो इतना इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं है, इन्फ्लेशन लगातार घटता है। अगर आप किसी भी चीज के अंदर देखिए, लगातार इन्फ्लेशन घटता जा रहा है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा। पेट्रोल 1990 में 10 रुपए का था, आज 2020 में 75 रुपए का हो गया पेट्रोल। तो क्या पेट्रोल के ऊपर हम 75 रुपए का पेट्रोल आने वाले टाइम के अंदर 800-900 रुपए का लीटर हो जाएगा क्या पेट्रोल, अगर मैं पेट्रोल को मान के चलूं कि 5.5% के रेट से पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है अगले 30 सालों में, तो 375 रुपए लीटर हो जाएगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है 375 रुपए लीटर होना? इट इज नेवर पॉसिबल। अगर हम किसी भी दाल का रेट देखते हैं, तो जो 1990 में 10 रुपए की दाल थी, आज की डेट में उसका 75 रुपए रेट है। अगर मैं मान लूं कि दाल जो है 7% के रेट से लगातार बढ़ रही है, तो दाल का रेट हो जाता है 30 साल के बाद 571 रुपए। 571 रुपए की अगर दाल आएगी 1 किलो, तो क्या उसको कोई खरीद पाएगा? तो इम्पॉसिबल बात है, उसको कोई भी नहीं खरीद पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि LIC की पॉलिसी इन्फ्लेशन भी कवर कर रही है, रिड्यूस पेड अप भी कवर कर रही है, लिक्विडिटी भी है आपके पास में, फ्लेक्सिबिलिटी भी है आपके पास में, गारंटीड रिटर्न भी है। कलर ऑफ मनी हमारे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम ये बात कहते रहते हैं कि हमको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाहिए। हमको इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं चाहिए होता, हमको सेविंग का रेट ज्यादा चाहिए होता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। अगर आपकी जरूरत 1 लाख रुपए महीना जनरेट करने की है और आप पैसा उसी हिसाब से सेविंग्स कर देते हैं, तो 1 लाख रुपए जनरेट हो जाएगा। अगर आपने पैसा इतना सेव कर दिया कि रिटर्न आपका 1.5 लाख रुपए महीने का आ रहा है और पैसे की जरूरत 1 लाख की थी, हो गया इन्फ्लेशन बीट। तो से इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सेविंग्स ज्यादा करनी पड़ती है, ना कि रिटर्न ज्यादा निकालना पड़ता है। दोस्तों बस मैं यही बताना चाहता था। मेरे हिसाब से LIC की पॉलिसी बहुत बेहतरीन पॉलिसीज होती हैं। आज मैंने किसी प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं करी, मेरा पर्पस मात्र ये बताने का था कि किस तरह से हम मान के चलें, कैसे हम समझ के चले कि हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी पॉलिसी को, या किसी भी कोई भी ऐसी जगह जहां हम पैसा डाल रहे हैं, उसमें हमें देखना क्या है, क्या हमारे फेवरेबल है कि नहीं।